चलिए जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज आपकी ये सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप चैप्टर लिखिए, क्लास नंबर लिखिए, फिर थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन करवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बड़े मज़े से। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत वक्त है हमारे पास। लिखिए जी, पहले चैप्टर लिखिए। चैप्टर कौन सा है, बोल सकते हो आप? चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर 2 है और क्लास नंबर भी 2 है। चैप्टर भी 2 और क्लास भी 2 लिख लीजिए कहीं पे आप। चैप्टर भी 2 और क्लास भी 2 लिख लिया? यस सर। और जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? बेसिक टर्म्स इन अकाउंट्स, इन अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो पहले क्या करना है, पहले मुझे पिछले क्लास में जो पढ़ाया थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करना है बहुत क्विक टाइम में। देखो ना, यही लिखा हुआ है। मैंने पिछले क्लास में जो कराया था आपको, उसमें कुछ टर्म्स थे जो मैंने बताया था। मैंने कहा था कि आप बार बार क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, याद होगा आपको। फिर मैंने कहा कि आप बार बार अगर रेंट पे करते हैं तो दैट्स ऑल्सो एक्सपेंडिचर। अगर सैलरी पे करते हैं, आई एम सॉरी, स्टाफ को, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिचर। कोई यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं तो वो भी एक्सपेंडिचर है। अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं परमानेंट नेचर का, तो वो क्या कहलाता है? फिक्स एसेट। देखो जी बच्चों, आप बिल्कुल, आपका दिमाग खाली है क्योंकि अभी आप पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं अपने ज़िंदगी में। तो मुझे ये छोटे छोटे शब्द भी आपसे कई बार डिस्कस करने पड़ेंगे। जब भी कभी आप कोई लंबे समय तक यूज़ करने वाले एसेट परचेज करोगे तो क्या कहलाएगा वो? फिक्स एसेट। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो वो गुड्स परचेज है, लेकिन उसको सिर्फ क्या कह सकते हैं हम? परचेजेस। याद है, कहा था पिछले क्लास में। अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो क्या कह सकते हैं उसको हम? सेल्स। गुड्स परचेज को परचेज कहते हैं, गुड्स सेल को सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं। फिक्स एसेट परचेज किया तो फिक्स एसेट परचेज ही लिखा होता है। जैसे मशीनरी परचेज तो मशीनरी परचेज, मशीनरी सोल्ड तो मशीनरी सोल्ड। लेकिन अगर सवाल में कहीं सिर्फ परचेजेस लिखा हुआ है तो क्या मान के चलोगे? गुड्स परचेज। अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ तो क्या मान के चलोगे? गुड्स सोल्ड। गुड्स किसको कहते हैं बताया था? जिसमें आप डील करते हैं, जो बिजनेस में आपका मेन आइटम होता है, जिसको आप सेल करते हैं, जिसको आप परचेज करते हैं और उसी से आप प्रॉफिट कमाते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो आप अपना पैसा अपने पॉकेट से लगाते हो क्या कहलाता है? कैपिटल। कैपिटल कहलाता है। कैपिटल क्या हो सकता है आपका? इन कैश, इन काइंड हो सकता है। वेरी गुड। और अगर बिजनेस से पैसे आपने निकाले अपने घर चलाने के लिए, घर के पर्सनल खर्च के लिए, तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। साल के आखिरी में अगर आपने सारे खर्च सारे इनकम को का हिसाब किताब किया तो क्या हो सकता है आपको? या तो प्रॉफिट हो सकता है या क्या हो सकता है? लॉसेज हो सकते हैं। तो पिछले क्लास में सारे टर्म्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो अब क्या करेंगे, आज की क्लास में भी क्या करेंगे हम? कुछ टर्म्स टर्म्स आपको बताएंगे। क्या बताएंगे सर? देखिए, कुछ टर्म्स आज भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 क्लास 2 बेसिक टर्म्स। पूरी तरह से आप मेंटली मेकअप हो जाइए, जिससे कि मुझे आपको समझाने में क्या हो? आसानी हो। बढ़े आगे बच्चे, पक्की बात। देखिए आज क्या बताने वाले हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे जो बिजनेस में हर जगह यूज़ होता है, और वो क्या है आपका? लाइबिलिटीज़। देखिए टर्म्स क्या लिखेंगे बच्चे? लाइबिलिटीज़। जब भी कभी अकाउंट्स पढ़ेंगे आप, जहाँ भी पढ़ेंगे आप, 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एम ए एम कम, कुछ भी करेंगे आप, हर जगह क्या होगा? ये टर्म्स आपको जरूर आएगा। लाइबिलिटीज़। अगर आप हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइबिलिटीज़ का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? कर्ज। कर्ज बोलते हैं इसको, ऋण बोलते हैं इसको। अगर आपने सुना हो तो क्या बोलते हैं इसको? ऋण बोलते हैं इसको।
थोड़ी सी हमको दिक्कत हो रही लिखने में, लेकिन आप समझ गए, ऋण भी बोलते हैं इसको। लायबिलिटीज़ को कर्ज भी बोलते हैं और ऋण भी बोलते हैं। लेकिन चलिए, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लायबिलिटी समझ लीजिए क्या मतलब लायबिलिटीज़ का होता है। आप बताइए, मैं ध्यान से बताता हूँ, एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेज करनी है। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो ना। बिजनेस के लिए क्या परचेज करनी हो? मशीनरी परचेज करनी हो। मशीनरी की कीमत कितनी है? सपोज करो 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपीज़ है ही नहीं। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? बताओ जल्दी से। हो सकता है। आपके पास 10 लाख नहीं, आपके पास कितने हैं? आपके पास सिर्फ अपने 6 लाख रुपए हैं। और आपको कसम है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, पिछली क्लास में मैं समझा रखा हूं आपको कि जब आप अपने पैसे लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जब बिजनेस में आप अपने पॉकेट से पैसे लगाते हो तो वो क्या कहलाता है? कितनी गलत बात है, जल्दी बोलो। ओह, शट अप। वो कैपिटल कहलाता है। भाई कैश तो हम लगाते हैं, लेकिन उसको कहते क्या है? उसको कैपिटल कहते हैं। फिर से सुनो, जब अपने पॉकेट से पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो क्या कहलाता है वो? कैपिटल कहलाता है। उसको हिंदी में कहते हैं पूंजी, कि आपने कितना कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में। आप सुनते होगे आए दिन कोई ना कोई बात करते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैंने 10 लाख रुपया लगा दिया उसमें। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? क्या कहना चाह रहा है? कि 10 लाख रुपया उसने अपने पॉकेट से लगाया। सुन रहे हो? यस सर। लेकिन क्या 6 लाख रुपए में आपके पास मशीनरी आ जाएगा? बोलो ना। नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर? 4 लाख रुपए आपके पास कम पड़ गए, तो क्या करोगे? 4 लाख रुपए की वजह से मशीनरी छोड़ दोगे क्या? अगर छोड़ दोगे तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं छोड़ेंगे सर, परचेज करेंगे। कैसे परचेज करेंगे? 4 लाख रुपए हम लोन लेंगे। फिर किससे लोन लेंगे भाई? ये लोन हम किसी से भी ले सकते हैं। किससे? बैंक से ले सकते हैं, या किसी भी XYZ से ले सकते हैं। हाँ, किसी भी लेंडर से ले सकते हैं, जो मनी लेंडर उससे ले सकते हैं। मान गए जी? तो जब आपने 4 लाख रुपया किसी आउटसाइड बंदे से लिया, आपने देखो आउटसाइड वर्ड मैंने यूज किया ना, यहां पे मैं एक बात कहीं और लिख देता हूं समझाने के लिए आपको। देखना, बिजनेस में ना दो तरह के लोग होते हैं, जुड़े होते हैं बिजनेस से। एक तो इनसाइडर, देखो ये आगे भी बात करेंगे आपसे हम। एक होता है आउटसाइडर। इनसाइडर कौन होते हैं? इनसाइडर होता है बिजनेसमैन। आउटसाइडर क्या होता है? आउटसाइडर को ही हम बोलते हैं लायबिलिटीज। ध्यान सुना। बिजनेस में दो तरह के लोगों का पैसा लगा होता है, एक इनसाइडर का और दूसरा आउटसाइडर का। तो ये 4 लाख जो लगा है बिजनेस में, आपके बिजनेस में किसका लगा है? बताओ जल्दी से। ये 4 लाख रुपया आउटसाइडर का लगा है। आउटसाइडर का लगा है, बाहर से बंदा है जो आपको पैसा दिया है और आप उस पैसे को बिजनेस में लगाए हो, तो ये आउटसाइडर ने आपको मदद किया है। यही कहलाता है आपका लायबिलिटीज। समझ गए जी? क्या कहलाता है ये? लायबिलिटीज। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि अब आप 10 लाख रुपए का एसेट परचेज कर लोगे। अब आप 10 लाख रुपए का एसेट परचेज कर लोगे, लेकिन 10 लाख रुपए के एसेट को परचेज करने के लिए आपको 6 लाख रुपया क्या लगाना पड़ा? जल्दी बोलो। आपको 6 लाख रुपया अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्या? 6 लाख रुपया। और ये क्या कहलाएगा? कैपिटल। और कैपिटल कौन लगाया? आपने लगाया। और आप क्या कहलाते हैं? जल्दी बोलो। इनसाइडर। आप बिजनेस के लिए इनसाइडर हैं, आप बिजनेसमैन हैं। आप बिजनेस के लिए क्या? इनसाइडर हैं। आप क्या? बिजनेसमैन हैं। और आप जो पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और जो 4 लाख रुपए लगाया आपने, वो क्या कहलाएगा भाई? बोलो जल्दी से। लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी किसने लगाया है? आउटसाइडर ने दिया आपको पैसा। और ये आउटसाइडर को क्या बोलते हैं? हम लायबिलिटी बोलते हैं। एक बात गौर किया होगा आपने कि अगर मैं कैपिटल को, ध्यान देना, कैपिटल को और लायबिलिटी को प्लस कर देता हूं, मतलब कैपिटल को मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं इनसाइडर्स क्लेम। इनसाइडर्स क्लेम लिख सकता हूं इसको। क्या लिख सकता हूं?
इनसाइडर्स क्लेम, क्लेम का मतलब होता है अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो आपका क्लेम है बिजनेस के ऊपर। देखो समझ में ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस पे एक सेपरेट चैप्टर है, एक सेपरेट चैप्टर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर सेपरेट है। जब सेपरेट चैप्टर आएगा ही तो क्या जल्दीबाजी, तब सिखाएंगे आपको इसके बारे में हम। लेकिन कहोगे तब की तभी सिखाना, तो फिर अभी क्यों बोल रहे हो भाई? जब भी कभी हम आगे कुछ सिखाएंगे ना, तो उसका प्लेटफॉर्म क्या करते हैं हम, अभी से तैयार करते चले जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हम अभी से करते रहेंगे। देखिए जो कैपिटल हो क्या है बताओ जल्दी से? वो इनसाइडर्स क्लेम है। और लायबिलिटी क्या है? आउटसाइडर्स क्लेम है। ये कितना था? 6 लाख रुपया। और ये कितना था? 4 लाख रुपया। दोनों मिला के पता कितना आ गया? बोलो ना। 10 लाख रुपया। और 10 लाख रुपये का पता है क्या था आपके पास? क्या था बताओ जल्दी बोलो, क्या था? 10 लाख का क्या था? मशीनरी। और मशीनरी को क्या बोलते हैं हम? एसेट्स। क्या बोलते हैं उसको? एसेट्स। जल्दी बोलो, मशीनरी क्या बोलते हैं? एसेट्स। इसका मतलब क्या देखा आपने? इसका मतलब क्या देखा आपने कि यहाँ पे ये मशीनरी क्या है? हमारा एसेट्स है। तो क्या देखा? जो भी एसेट्स हमारे पास है उस एसेट्स की वैल्यू अल्टीमेटली किसके बराबर होगी? जल्दी बोलो, किसके इक्वल होगी? बोलो ना, वो किसके इक्वल होगी? सर वो हमारे कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होगी। जो भी हमारे पास एसेट्स हो किसके बराबर होगी? कैपिटल एंड लायबिलिटीज बराबर होगी। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या? एसेट्स इक्वस टू ऑलवेज क्या होगा? कैपिटल प्लस व्हाट? लायबिलिटी। ऑलवेज होगा कैपिटल इक्वस टू, सॉरी एसेट्स इक्वस टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ऑलवेज, ऑलवेज होगा। और इसी को पता क्या बोलते हैं? इसी को पता क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं जी? बोलो ना। अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन 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 अभी मुझे इसको पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन जब आगे कभी आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का कोई टर्म आएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि सर ये तो सीख रखा है थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा सीख रखा है, डिटेल बताओ, तो फिर डिटेल बात करेंगे तब की तब। लेकिन इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। समय में तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी अच्छी बात, लेकिन इतनी बात जरूर समझ लीजिए कि मैंने आपको 3 टर्म्स बताए अभी फिर से। एक तो एसेट्स बताए ना, एसेट्स के बारे में पिछले क्लास में बात हुई थी। जितने भी आपके पास बिल्डिंग होते हैं, जितने आपके पास मशीनरी होते हैं, जितने आपके पास प्लांट्स होते हैं, जितने आपके पास फर्नीचर होते हैं, सुन रहे हो जी? ये सारे क्या होते हैं? सारे आपके एसेट्स होते हैं। और दूसरा क्या बताया? कैपिटल। मतलब जो आपके अपने पैसे बिजनेस में लगाए उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। और तीसरा क्या बताया? लायबिलिटीज़। जो बाहर वाले के पैसे बिजनेस में लगता है उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज़ बोलते हैं। लायबिलिटीज़ में कौन कौन हो सकता है? बैंक लोन हो सकता है। अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन हो सकता है। अगर मिस्टर एक्स से लोन लिया तो मिस्टर एक्स हो सकता है। मिस्टर वाई से लोन लिया तो मिस्टर वाई हो सकता है, एक्सेट्रा। मुझे क्या पता किससे लोन ले सकते हैं आप, लेकिन वो सारे बंदे क्या कहलाते हैं? सब टुगेदर क्या कहलाते हैं? लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। हाँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपको कसम, आपको आंसर देना, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा। बताओ क्या क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ? बताओ एसेट्स के कुछ एग्जांपल दो, एसेट्स के कुछ एग्जांपल दो। हाँ, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अगर एसेट्स मैं आपसे पूछता हूँ तो बताओ एसेट्स आपके दिमाग में आते ही, सुन रहे हो मेरी बात? एसेट्स आपके दिमाग में आते ही क्या घूम जाता है? क्या समझ में आता है आपको? एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी संपत्ति होती है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, बोलो। बस वो सारे क्या आपके एसेट्स हैं? जो भी आपको मैंने कल का एग्जांपल दिया था कि शॉप खोलने के लिए जितने भी फिक्स एसेट चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब कुछ क्या हमारे एसेट्स हैं। ठीक है जी। अब जल्दी से दो, मुझे ये आंसर देके मुझे खुश करो। कैपिटल किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या बात है, जब हमारा पैसा अपने पॉकेट से खुद का पैसा बिजनेस में लगता है तो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। लायबिलिटीज किसको कहते हैं? दूसरे कोई हेल्प करते हैं, हेल्प नहीं कहो इसको, हेल्प तो वो होता है जो आपसे कभी वापस नहीं लेगा। हेल्प वो होता है जिसमें कोई दूसरा वापस नहीं लेता है, लेकिन ये लायबिलिटीज़ है।
अ काइंड ऑफ हेल्प आप कह सकते हैं, आप अच्छे इंसान इसलिए आप इसको हेल्प मानते हैं, अ काइंड ऑफ हेल्प इसको कह सकते हैं। अदरवाइज कोई बंदा अगर आपको बिजनेस के लिए लोन देता है तो उसको हेल्प नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बंदा उस पर इंटरेस्ट भी आपसे लेगा। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? जब भी कोई बंदा आपको लोन देगा तो उस लोन पे आपसे इंटरेस्ट भी लेगा, तो वो भी उसका एक अपना बिजनेस है। क्या आप बैंक से लोन लोगे तो बैंक क्या आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा? बहुत जल्दी से लेगा ना? लेगा। तो एक तरह से बैंक का भी क्या है, अपना बिजनेस है, वो भी आपको लोन लोन दे के इंटरेस्ट कमाता है। इसलिए यहाँ पे बिजनेस में कोई किसी की मदद नहीं करता है, सब अपना अपना बिजनेस करता है। सुन लिया जी? मदद जो होता है अपने पर्सनल लाइफ में होता है। हमारे घर में, तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम किसी से मदद ले सकते हैं। बिजनेस में कोई किसी का मदद नहीं करता है। बिजनेस में मदद क्या क्या हो सकता है, सब अपना अपना बिजनेस करता है। मान गए बात को? प्रैक्टिकल बात ये समझो। आगे बढ़े? यस सर, आगे देखना, आगे जब हम पढ़ाएंगे ना बिजनेस, आपको देखना बिजनेस में कभी कोई इमोशनल बातें नहीं होती है। बिजनेस प्रैक्टिकल बातें करता है, बिजनेस कैश की बातें करता है, फाइनेंस की बातें करता है। आगे आएगा सब बातें। ठीक है सर, तो मैं कुछ एक स्टेप आगे भी बढ़ता हूँ और फिर दो स्टेप पीछे भी जाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल जंप करते 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 एकदम से आगे बढ़ जाऊँ। अभी मेरे पास बहुत वक्त है, साल भर का वक्त है। क्यों नहीं आराम से पढ़े हम, क्यों नहीं हम बेस को स्ट्रॉन्ग करें? तो चलिए ठीक है जी बच्चे, लाइबिलिटीज आप समझ गए, लाइबिलिटीज आप समझ गए। अब आपके सामने कुछ और भी टर्म्स हम लगेंगे रखेंगे और तब हम फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ और टर्म्स रखने से पहले मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ टर्म्स मैं लिखने जा रहा हूँ वो किसी भी बिजनेस के लिए हमेशा बहुत ही जरूरी होता है। देखो कौन कौन से टर्म्स है वो। एक है एसेट्स, समझ गए? दूसरा क्या भाई? कैपिटल। तीसरा क्या भाई? लायबिलिटी। चौथा क्या भाई? प्रॉफिट। फिर क्या भाई? लॉस। लॉस। ये जो मैंने 5 टर्म्स लिखे हैं ना, ये जब भी कोई बिजनेस की बात आप करोगे, आज करो, कल करो, परसों करो, हर जगह ये टर्म्स आने वाला है। सुन रहे बच्चे? ये हर जगह टर्म्स आने वाला है। और मैं भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए ना किसी न किसी बहाने से ये टर्म्स आपके सामने क्या करता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ। आइए जी, अब मैं देखता हूँ कि और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मुझे डिस्कस करने हैं। अब मैं आपके बुक से मैच कर लेता हूँ कि कौन कौन से टर्म्स मुझे छूट गए और जो मुझे क्या करना चाहिए, आपसे डिस्कस करना चाहिए। और वो टर्म्स मैं लिखता जाऊँगा और डिस्कस करता जाऊँगा। चलिए जी, सबसे पहला टर्म्स लिखिए आप, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या होता है देखिए, हेडिंग लिखते जाइए। जितने टर्म्स थे जो मैं अपने लेवल पर डिस्कस कर सकते थे मैंने कर लिया। अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ बताओ जी बच्चों? जो टर्म्स आपके बुक में है, आपके सिलेबस में, उसमें सबसे पहला टर्म्स क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कुछ टर्म्स मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार बुक्स की तरफ ध्यान न देना पड़े और बड़े आराम से मैं क्या कर सकूँ, आपको बता पाऊँ बिना किसी प्रॉब्लम का। तो मैं भी क्या डिस्कस करने वाला हूँ? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फिर मैं मीनिंग डिस्कस करूँगा अकाउंट्स का। अकाउंट क्या होता है? कैपिटल एंड ड्राइंग्स तो बता चुका हूँ मैं, लाइबिलिटी बता चुका हूँ, ठीक है ना? लेकिन लाइबिलिटीज़ में मुझे एक चीज़ और डिस्कस करना बता दूंगा आपको मैं। लाइबिलिटीज़ में, लाइबिलिटीज़ दो तरह होते हैं, एक होता है वो करंट लाइबिलिटी, दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, बताता हूँ चलो वो भी बता दूंगा। और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी। चलो करंट नॉन करंट डिस्कस कर लेंगे। तुमने सही कहा कि एसेट्स भी दो होते हैं सर। कौन कौन से? करंट एसेट्स और दूसरे क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स। ये सब ना, हाँ फिक्स एसेट। एसेट्स को ना कई तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं। फिक्स एसेट्स के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन? टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट के दो पार्ट हो जाते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। मैं टॉपिक लिख देता हूँ ताकि आज मुझे दिक्कत ना हो, कुछ छूटे ना मेरा, और सारा डिस्कस कर लेंगे आपसे। जब एसेट्स की बात करेंगे तो एक पार्ट एसेट्स में और भी होता है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं बताओ? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी। और देखता हूँ कि और भी आज की क्लास में क्या डिस्कस कर सकते हैं आपसे हम। ये डिस्कस तो करेंगे, कुछ और टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं रिसिप्ट्स।
जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो उसका क्या बोलते हैं हम, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स भी आपके दो तरह होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो तरह होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि ये सब बातें यहीं बताती तो खत्म हो गया। अभी पूरे चैप्टर में, पूरे बुक्स में, हर जगह ये सब बातें आएंगी, हर जगह आएंगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर में कैपिटल रेवेन्यू, और एक पार्ट इसका और कह सकते हैं डेफर्ड। डेफर्ड एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर पढ़ाएंगे तो उसी वक्त आपको बता देंगे हमको प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझते जाना पड़ेगा आपको, और बता देंगे आपको कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है। आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। अगर इसको डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद की बात और बाद में करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं जिसका मीनिंग हम क्लियर करेंगे। आपने मुझसे अभी तक ये पूछा नहीं कि सर ये सब बात क्यों बता रहे हो, बोलो। ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे ना, उन सारे चैप्टर्स में ये सब बातें क्या होगी, डिस्कस होगी। हर जगह अकाउंटेंसी में ये सब टर्म्स आएगा, हर जगह ये टर्म्स आएगा। ठीक है जी बच्चों, तो आज के हिसाब से मुझे सबसे पहले आपको क्या डिस्कस करना बताइए जी। सबसे पहले बताना क्या आपको, अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आइए जी, अलग से लिखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लिखिए, आप भी लिखते जाइए। देखो, अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी स्लो जा रहा हूँ तो आप YouTube पे जाओ और मेरे बड़ी बड़ी क्लासेस के लेक्चर देखो, और तब देखना वहाँ के कितनी फास्ट और कितनी क्विक क्लासेस होती है। लेकिन आपकी उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, स्लो ही रहना पड़ेगा। मैं एकदम फास्ट नहीं हो सकता हूँ क्योंकि आप बहुत ही छोटे हैं। मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या उम्र अभी होगी। इस उम्र में मुझे बड़े आराम आराम से आपको एकदम समझ लो लोरिये से आपको सुनाना पड़ेगा, तभी जा करके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपको बनेगा। तो ठीक है बच्चे, देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अदरवाइज़ अगर आपको जानना हो कि मैं अकाउंटेंसी में और किस लेवल तक मेरी क्लासेस होती है, क्या हर क्लासेस में इस तरह की पढ़ाई होती है, नहीं तो आप जाकर देखो हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम मैंने पहले बता जो रखा है आपको, क्या रखा है, rightwayclasses.com। और यहाँ से नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाओ, क्या नाम है उसका, राइट वे क्लासेस। आपको वहाँ पे 500-600 लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए जी बच्चों, तो मैं क्या डिस्कस करता हूँ आपसे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बेहद ही आसान चीज़ है। देखो मुझे बताओ, आप रेंट पे करते हैं, आप सैलरी पे करते हैं, आप फर्नीचर परचेज करते हैं, एक्सेट्रा, आप कुछ भी करते हैं, आप सेल्स करते हैं, आप परचेजेस करते हैं। मैंने जानबूझकर यहाँ पे सेल्स एंड परचेज लिखा, क्या मतलब समझते हो इसका आप, सेल्स से क्या मतलब समझते हो, गुड्स सोल्ड। अब परचेज से क्या मतलब समझते हो, गुड्स परचेज। ठीक है, ये सब काम करते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारे चीज़ क्या कहलाते हैं, ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। मनी इन्वॉल्व का मतलब ये होता है कि मनी में होना चाहिए सब कुछ, फ्री मनी होना चाहिए, मनी कैश के टर्म्स में होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये बातें भी अभी आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल करके मैं एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे ना फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस की बात आएगी, तब देखना आपको वहाँ पे ये सब बातें समझ में आएगी। ठीक है जी, तो अभी मेरा मकसद सिर्फ आपको क्या समझाने का है, आपको ट्रांजैक्शंस का मीनिंग समझाने का है। तो जो कोई भी काम आप बिजनेस में करते हैं, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, फर्नीचर परचेज करना, सेल्स करना, परचेजेस करना, समझ गए, उधार में कुछ सेल करना, उधार में कुछ परचेज करना, एवरीथिंग इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजैक्शंस। लेकिन अभी आप कहोगे सर आपने कहा कि मनी में काम होना चाहिए, और अभी आप कह रहे हो कि उधार में भी होना चाहिए। भाई उधार का मतलब ये होता है कि आप उसको पैसा पे तो करोगे लेकिन आज नहीं करोगे,
उधार का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल भी उसको पेमेंट नहीं करोगे, पेमेंट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे। तो वहां पे भी क्या है, मनी इन्वॉल्व है, वहां पे भी क्या है, मनी इन्वॉल्व है। पूछूं एक बात, अगर मैं आपसे कुछ अपने बिजनेस के लिए उधार में परचेज करता हूं, तो बताओ इसमें मनी इन्वॉल्व है, बोलो ना। यस सर, इसमें मनी इन्वॉल्व है। क्यों मनी इन्वॉल्व है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मुझे क्या करने पड़ेंगे आपको, मुझे आपको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। मान गए जी, मुझे आपको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? यस सर, सुन रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आप बिजनेस में कोई भी काम करते हैं बिजनेस में आप ना, तो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन से अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपने क्या समझा, कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप बिजनेस में करते हैं, सेल का, परचेज का, कुछ भी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अभी इस पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, चिंता मत करना, नोट्स भी मिलेंगे इसके ऊपर। इसके बाद दूसरा टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, अकाउंट्स। आप लिखते जाओ अकाउंट्स। क्या मतलब होता है अकाउंट्स का, देखो मैं आपको आपको एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखो, मुझे बताओ, आप अगर बैंक में पैसा जमा करने आते हो, बैंक का एग्जांपल लो, तो बैंक आपके पैसा जमा करने से पहले आपका अकाउंट खोलती है, याद है आपको, और वो आपको अकाउंट नंबर भी देती है। और हर बंदे का अपना अपना अलग अकाउंट नंबर होता है, हर बंदे का अलग अलग अकाउंट नंबर होता है। आप सुन रहे हो मेरी बात, नहीं सुन पा रहे हैं, हेलो? ने तो आपने क्या देखा कि हर बंदे का अलग अलग अकाउंट होता है। ये तो काम करने तरीका बिजनेस का हुआ, सॉरी बैंक का हुआ, कि बैंक ने हर बंदे का अलग अलग अकाउंट खोल दिया। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, जो मैंने कल गारमेंट की बिजनेस खोली थी, तो इसमें मैं कैसे अकाउंट खोलूंगा, ध्यान देना। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज करता हूं, तो मैं फर्नीचर नाम से अकाउंट खोलूंगा। क्या फ़ायदा होगा इसका, इसका फ़ायदा ये होगा कि फर्नीचर के सारे डिटेल्स हमारे पास एक जगह पे होंगे, फर्नीचर के सारे डिटेल्स हमारे पास एक जगह पे होंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसका फ़ायदा क्या होगा कि फर्नीचर के सारे डिटेल्स हमारे पास एक जगह होंगे। तो आपको सर फिर फ़ायदा क्या होगा फर्नीचर नाम से अकाउंट खोलने का? उसका फ़ायदा यह होगा कि फर्नीचर जो भी आप परचेज करोगे, जो भी आप सेल करोगे, वो सारा हिसाब किताब आपका एक जगह पे हो जाएगा। तो इसका मतलब सर क्या फिर हम बिल्डिंग अकाउंट भी खोलेंगे? ऑफ कोर्स खोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हम रेंट अकाउंट भी खोलेंगे? यस। सैलरी अकाउंट भी खोलेंगे। अकाउंट को A/C से डिनोट करते हैं। रेंट अकाउंट भी खोलेंगे, यस। जितना काम आप करोगे, अगर आप कैश आपके पास आता है तो कैश अकाउंट खोलोगे। अगर कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, तो कैपिटल अकाउंट खोलेगा। अगर बिजनेस से कुछ पैसा वो ड्रॉ करता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलेगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ करेगा, उस हर एक्टिविटी के नाम से सेपरेट सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा। बात समझ गए? बताओ जल्दी, समझ गए? उसका फ़ायदा ये होगा कि उनसे संबंधित सारे आइटम्स आपके एक साथ रहेंगे, तो फिर फ्यूचर में क्या कर पाएंगे, उसका आप यूज़ कर पाएंगे, और सारा हिसाब किताब क्या होगा, आपका एक साथ हो पाएगा। मान गए जी? यस सर। तो बताइए, आपको अकाउंट्स अगर खोलना है, तो आप अपने बिजनेस के लिए कौन कौन से अकाउंट्स खोल पाओगे? मुझे कुछ एग्जांपल दो, बताओ। आप कैपिटल अकाउंट खोलोगे, और क्या खोलोगे? रेंट अकाउंट, और क्या खोल सकते हो बताओ? सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट, ये सब आप खोल पाओगे।
आप बताओ कुछ और अकाउंट बताओ क्या क्या खोल सकते हो और? कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो इस प्रकार जितने भी आइटम्स होंगे उन सब के नाम से सेपरेटली सेपरेटली अकाउंट्स खोलेंगे। ये मीनिंग ऑफ अकाउंट्स है यहाँ पे, लेकिन आगे चल करके अकाउंट्स के बारे में और भी बात होगी, चिंता आपको अभी नहीं करना है। जितना मीनिंग मैं समझा रहा हूँ उतना समझो अभी। लेकिन एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अकाउंट्स हम खोलते क्यों हैं? इस अकाउंट्स के खोल के मुझे ये फ़ायदा होता है कि हम इन सारे आइटम्स का सेपरेटली हिसाब कर पाते हैं। भाई हम अपने एक्सपेंडिचर का, हम अपने इनकम का, हम अपने कैश रिसिप्ट्स का, हम अपने कैश पेमेंट्स का, एक्सेट्रा, इन सब का क्या करते हैं हम हिसाब रख पाते हैं। अगर मेरे पास अकाउंट नहीं होगा, उन सब के नाम से सेपरेट सेपरेट हिसाब किताब नहीं होगा, अकाउंट मतलब सीधा हिसाब किताब, हर चीज़ का हिसाब किताब अगर नहीं होगा तो हम कैसे करके फिर लास्टली फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे। इसलिए हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है बच्चे, तो आइए जी, अब अकाउंट्स के बारे में बात हो गई तो अब किसके बारे में बात करते हैं हम? लायबिलिटीज़ के बारे में तो बात कर चुके हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ के बारे में मुझे नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी का मीनिंग समझाना है। आइए जी लिखते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से लिखते हैं लायबिलिटीज़ यहाँ पे, और लायबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में बात हो चुकी है। इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइडर्स क्लेम। और इसके लिए भी मुझे क्या सिखाना आपको? दो तरह का लायबिलिटी होता है, एक क्या होता है करंट लायबिलिटी, और दूसरे क्या होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। क्या जी बच्चे बताइए, करंट लायबिलिटी कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है? अभी कैसे क्लियर होगा, अभी मैंने बताया ही कहाँ आपको। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको वापस करना है विद इन 1 ईयर, पेमेंट हैज़ टू बी मेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको क्या करना है? जिनसे उधार आपने लिया है, जिनसे कर्ज आपने लिया है, जिससे लोन लिया है आपने, उसको 1 साल के अंदर वापस करने होंगे। अगर 1 साल के अंदर वापस करने वाली लायबिलिटी है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर आपके पास टाइम 1 साल से ज़्यादा का होता है, मोर देन 1 ईयर में अगर कोई पेमेंट आप रिफंड करते हैं, पेमेंट हैज़ टू बी मेड इन मोर देन 1 ईयर, पेमेंट हैज़ टू मेड। अगर 1 साल से ज़्यादा वक्त में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन करंट लायबिलिटीज़। मतलब जो करंट लायबिलिटीज़ नहीं है वो सारे मिला के क्या हो जाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज़। जनरली क्या होता है, आगे चल के देखना शब्द सब भी आएगा, जो करंट लायबिलिटीज हो तो उसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे क्रेडिटर्स है, कहोगे सर क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं उधार पे। लिख देता हूँ आपको, क्रेडिटर्स आर द पर्सन from whom we purchase goods on credit, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे। देखो मैंने गारमेंट का एग्जांपल लिया था, अब आपके पास कपड़े का दुकान है, कपड़े आपके पास कम पड़े हुए हैं दुकान में, तो आप क्या करोगे? किसी जो होल सेलर है जहाँ पे कपड़े की सप्लाई होती है उनके पास जाओगे, उनसे कपड़े लेकर के आओगे। हो सकता है कि उस वक्त आप उसको पेमेंट ना करो, उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पेमेंट करो, तो वो बंदा फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स, आपकी लायबिलिटी होगी जिसको 1 साल के अंदर आपको चुकाना होगा। और देखो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग को पूरा लिख देता हूँ मैं आपको, फिर बाद में शॉर्ट दिखाऊंगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं अकाउंट में देना, हर जगह लिखूंगा O/S। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा पेमेंट, ऐसा अमाउंट, सॉरी लायबिलिटी जो अभी पेमेंट करना बाकी हो उसकी। आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, मतलब पेमेंट करना बचा हुआ है।
पेमेंट करना अभी बाकी है, पेमेंट करना अभी बाकी है, जिसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं करी है, पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड सो फार, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ओ ऑब्लिक एस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से क्या मतलब हुआ? यहाँ एक्सपेंस के बदले रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल्स। इसका मतलब है अगर मकान मालिक को आपने किराया पे नहीं किया तो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर आपने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं पे किया तो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आपने बिजली बिल पे नहीं किया तो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक पेमेंट नहीं किया तो कब तक नहीं करोगे? 1 महीना नहीं करोगे, 2 महीना नहीं करोगे, भाई करना तो पड़ेगा ही। ऐसा मत सोचना कि कोई मकान मालिक आपको 1 साल से ज़्यादा वक्त दे देगा, या कोई बिजली कंपनी आपको 1 साल से ज़्यादा वक्त दे देगी, या कोई स्टाफ आपके पास 1 साल तक बिना पैसे काम कर लेगा। नहीं, 1 महीना 2 महीना तो आप टाल सकते हो, डिले कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये सब किस में आते हैं? करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। किस में आते हैं ये सब? करंट लायबिलिटीज़ में। तो एक तो क्रेडिटर्स हो गया, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे करंट लायबिलिटीज़ हो गए। अभी और भी एग्जाम्पल हो सकते थे, लेकिन मैं इतना सारा एग्जाम्पल देके अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। अगर सब कुछ मैं इसी क्लास में पढ़ाऊँगा तो फिर आगे क्या पढ़ाऊँगा? वेट करना आपको। तो ये हो गया। अब देखो, आप कहोगे सर मोर देन 1 ईयर क्या होता है? ऐसे कौन कौन से लायबिलिटी जो नॉन करंट होते हैं देखना। जैसे बैंक लोन है, कोई बंदा अगर बैंक से लोन लेता है, मान लो बिल्डिंग खरीदने के लिए आप लोन लेते हो, मशीनरी खरीदने के लिए लोन लेते हो, फर्नीचर खरीदने के लिए लोन लेते हो, 10 लाख 5 लाख 20 लाख ऐसे लोन लेते हो, बड़ा अमाउंट है, आप एकदम से कैसे वापस कर पाओगे? गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हो तो एकदम से वापस नहीं कर पाओगे, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी पेमेंट आप लेट से करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल तक करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे। तो इसलिए ये लोन क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक से हम 1 महीना 2 महीने के लिए लोन ले सकते हैं, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा भी हम करते हैं कि बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, उसको शॉर्ट टर्म लोन भी कह सकते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी सब कुछ समझने की कोशिश मत करो, ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स आते चले जाएंगे। बैंक से अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई लोन लेते हो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। बैंक ओडी आपने अपने घर में सुना होगा अपने पापा को मम्मी को बोलते हुए, उसको बैंक ओडी बोलते हैं या शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपने बैंक से लंबे समय के लिए लोन लिया तो क्या कहलाएगा? वो बैंक लोन्स। अगर किसी लैंडर से जो लोन देता है उससे आपने लंबे समय के लिए लोन लिया तो क्या कहलाएगा? वो लॉन्ग टर्म लोन्स। मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, कोई भी हो सकता है, अगर आपने उससे मोर देन 1 ईयर के लिए लोन लिया है तो वो क्या कहलाएगा आपको? मोर देन 1 ईयर के लिए तो वो कहलाएगा आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो बच्चे मुझे विश्वास है कि अभी तक आपने करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे और उसके मीनिंग भी समझ गए होंगे। अब आइए, अभी देखिए किसका टर्म्स मुझे बताना है। अब मुझे डिस्कस करना है आपसे एसेट्स के बारे में। एसेट्स में क्या डिस्कस करना है? एसेट्स के बारे में तो कितनी बातें कल से लेकर आज तक हो चुकी है, लेकिन एसेट्स को मैंने बाइफर्केट नहीं किया था, उसको मैंने अलग अलग हेडिंग में नहीं सिखाया था। तो चलिए भाई, उसको डिवाइड करके उसका फिर सर्जरी करके आपको मीनिंग समझाते हैं। लिखिए पहले एसेट्स। मैंने कहा एसेट्स का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हैं, कोई भी संपत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं, कुछ भी आप ओन करते हैं, आपका अपना है, लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स कहते हैं। एसेट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक हो गए आपके करंट एसेट्स और दूसरा हो गए आपके नॉन करंट एसेट्स, या उसको फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। दो तरह के एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सॉरी फिक्स एसेट्स। अब देखो करंट एसेट्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, जैसे करंट लायबिलिटी था वैसे ही करंट एसेट्स है, जस्ट उल्टा है। मतलब द एसेट्स which have to be converted in cash within a year। ऐसा एसेट जिसको 1 साल के अंदर क्या करना है? कैश में कन्वर्ट हो जाना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो और आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए सबसे पहला एग्जांपल उसमें देखिए डेटर्स। क्या एग्जांपल बच्चे? डेटर्स, DEBTORS।
क्या होता है सर डेटर्स? मैं लिखता हूँ, देखिए, दोज पर्सन्स टू होम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, दोज पर्सन्स टू होम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसे लोग जिसको हम क्या करते हैं, गुड्स बेचते हैं किस पे, क्रेडिट पे। अब मेरे दुकान पे कोई आएगा, कपड़े की दुकान हमारी है, तो कोई मेरे पास आएगा तो क्या मुझसे वो उधार दुकान से सामान मांगेगा तो मैं दे सकता नहीं, क्या दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स देना पड़ता है। अगर उधार नहीं दोगे तो फिर क्लाइंटेज खत्म होगी आपकी, आपके कस्टमर्स आपसे छूट जाएंगे, वो बगल के दुकान पे जाएंगे जहाँ उसको उधार मिल जाएगा, तो आपको उधार देना पड़ता है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है, ये बिजनेस का एक हिस्सा है कि आपको उधार में काम करना पड़ता है। कई लोग नहीं भी करते, जैसे किसी मॉल्स में आप जाएंगे तो वहाँ उधार सामान ही बिकता है, लेकिन आपके अगल बगल के पड़ोस की कोई दुकान है तो वहाँ जान पहचान आपकी होती है, आपको उधार भी मिलता है। दोज पर्सन्स टू होम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, वो क्या कहलाता है, डेटर्स कहलाता है। लेकिन डेटर्स जो होते हैं उसको क्या करने होते हैं, जैसे मान लो 5 लाख रुपए का सामान आपने उसको सेल किया, अब इसको 1 साल के अंदर आपको पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। विद इन 1 ईयर 5 लाख रुपीज विल बी पेड बाय डेटर्स, डेटर्स को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, डीआर लिख देते हैं, डीआर डॉट, डेटर्स टू होम, टू बिजनेसमैन। 1 साल के अंदर उसको 5 लाख पे करना पड़ेगा। तो डेटर्स क्या हो गया, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होगा किसके लिए, करंट एसेट्स के लिए। जब तक वो बंदा आपको पैसा वापस नहीं करेगा, जब तक वो बंदा आपको पैसा वापस नहीं करेगा, तब तक वो बंदा आपके लिए क्या होगा, एसेट होगा। क्यों एसेट होगा, उसको कभी भी फ़ोन कर सकते हो आप कि भाई मेरे पैसे वापस कर, 5 लाख दे। जब उससे आप अधिकार से पैसे मांग रहे हो, अपने राइट से पैसे मांग रहे हो, आप मांग रहे हो ना, तो ये आपका एसेट है, वो आपका एसेट है। आप कभी भी हिसाब किताब करोगे ना रात को सोते वक्त भी, मुझे 5 लाख उनसे लेने हैं, 10 लाख उनसे लेने हैं, 15 लाख उनसे लेने हैं, इसका मतलब ये सब काउंट कर रहे हो अपने फिंगर पे आप कि ये मेरे पास इतने वेल्थ है, इतने एसेट्स हैं हमारे पास। समझ गए ना, चिंता नहीं करना है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वीडियो को सुनो दोबारा से। आप फिर भी नहीं समझे तो वेट करो, अभी बहुत सारे क्लासेस होंगी, पूरे कोर्सेज को करने में कम से कम 200-250 क्लासेस लगेंगी, 200-250 क्लासेस, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो कितनी बार रिपीट होगा इन सब बातों को। सर कुछ और एग्जाम्पल दो इसका, चलो देता हूँ एग्जाम्पल, आ जाओ। अब यहाँ देखो, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, यहाँ सैलरी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका सर, अगर मान लो हमने अपने मकान मालिक को एडवांस में किराया दे दिया, तो किराया क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रीपेड रेंट। मुझे अगर आने वाले समय में जून का किराया भरना था, मैंने जुलाई का भी किराया भर दिया, अगस्त का भी किराया भर दिया, तो जून को छोड़ दो क्योंकि ये तो आपको भरना ही था। जुलाई और अगस्त का किराया मान लो अगर आप 2 लाख रुपए भर देते हो, तो ये किराया क्या कहलाएगा, आपको प्रीपेड रेंट कहलाएगा। ये आपका एसेट है, क्योंकि आप बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ उस मकान में रहोगे, और मकान वाले की हिम्मत नहीं आके आपके पास आके कहे जुलाई के महीने में किराया दो, क्या मांगेगा आपसे, वो कैसे मांग सकता है भाई, आपने एडवांस ले रखा है। क्या अगस्त में मांग सकता है, नहीं मांग सकता, क्योंकि एडवांस ले रखा है, ये आपका एसेट है। तो जुलाई और अगस्त में मकान मालिक आपसे किराया क्यों नहीं मांग रहा है, क्योंकि आपने उसको प्रीपेड कर रखा है, तो ये आपका एसेट है। लेकिन कोई मकान मालिक आपसे कहे कि मुझे 5 साल का किराया दे दो, दोगे क्या आप, नहीं दे सकते हो। हद से हद 2 महीने, 4 महीने, साल भर किराया दे सकते हो आप। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट को भी क्या बोलते हैं हम, सॉरी करंट एसेट्स ही बोलते हैं। प्रीपेड रेंट लो, प्रीपेड सैलरी लो, अपने स्टाफ को भी 2-3 महीने की सैलरी आप एडवांस दे सकते हो, तो ये प्रीपेड हो गया। यस सर। एक और टर्म्स लिखो, आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने कुछ देर पहले कहा कि आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, O/S। बच्चों मैं बार बार आपको सतर्क करता हूँ, आपको सावधान करता हूँ कि बच्चा ध्यान रखना, आप ना अभी जल्दीबाजी मत करना, एक एक शब्द को सुनते जाओ, बड़े प्यार से सुनते जाओ, रिपीट करते जाओ। ये ना एक तरह से समझ लो वोकेबलरी है आपका, वर्ड स्टॉक स्ट्रॉन्ग करो, ये अकाउंटेंसी का वोकेबलरी है, ये वर्ड स्टॉक आपका, ये सब तैयार हो जाएगा ना माइंड में, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग की दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हो,
अभी से आगे तक, तो इसका मतलब है कि ये शब्द आपको इसका मीनिंग एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन इससे आप ये इंप्रेशन ड्रॉ मत कर लेना कि आने वाले चैप्टर्स भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कोई थ्योरी नहीं होगा, हर जगह न्यूमेरिकल्स है, हर जगह प्रैक्टिकल है, चिंता ही मत करना। आउटस्टैंडिंग इनकम, भाई इनकम का मतलब इनकम जो आपको पैसे मिलने वाले हैं किसी से, वो आपका इनकम है। जैसे मान लो आपको किसी से क्या मिलने वाला है, सपोज करो आपके पास कोई घर है, उसको आपने रेंट पे लगा दिया है, तो रेंट रिसीव्ड होने वाला है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर आपके किराएदार ने आपको रेंट दे दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या कराएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर मान लो आपने किसी को लोन दिया है, आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो क्या कराएगा वो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या ज़िंदगी में मैंने, मतलब मुझे कोई श्राप मिला हुआ है कि मैं हर जगह पेमेंट ही करूंगा लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मुझे भी पेमेंट करें, कुछ लोग मुझे भी पेमेंट करें, कुछ लोग मुझे भी पेमेंट करे कि नहीं करे, बताओ जरा। यस सर। तो जब मुझे कोई रेंट पे करना है किसी ने और वो रेंट नहीं पे किया तो क्या कहलाएंगे उसको, आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं फिर से पूछता हूँ, अगर मेरे यहाँ कोई किराएदार है, वो मुझे रेंट नहीं दिया है, अभी आगे आने वाले वक्त में देगा, जब तक वो नहीं दिया तब तक क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। जब तक मुझे बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिली, क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब है ये सारे इंटरेस्ट भी आपका क्या है, करंट एसेट्स है। यस सर। आपके दुकान में बहुत सारे स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब क्लोथ पड़ा हुआ है। आप बताओ, आप अपने दुकान में कितने दिन का क्लोथ्स रख सकते हो एडवांस में ला करके। एडवांस में आप 6 महीने का, 5 महीने का, 4 महीने का, हद से हद साल भर का। ऐसा कभी नहीं कर सकते आप कि 2-2 साल, 3-3 साल के स्टॉक्स घर में क्या करोगे, पाइल अप कर लोगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि स्टॉक आपके पास हद से हद साल भर का हो सकता है, इसलिए स्टॉक को भी क्या बोलते हैं हम, करंट एसेट्स बोलते हैं। जो गोडाउन में आपके माल पड़े हुए हैं, जो दुकान पे आपके गुड्स पड़े हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। देखो कितने सारे एग्जांपल करंट एसेट्स का दे दिया, इनसे ज़्यादा एग्जांपल अभी मत लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे, लेकिन मैं अभी एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, एकदम ऊपर से जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा। मुझे ओवरडोज आपको नहीं देना है, मुझे उतना ही डोज देना है जितना कि आप समझ सकते हैं। यस सर। तो मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए आपको, डेटर्स, सॉरी, डेटर्स, फिर मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, प्रीपेड एक्सपेंस, फिर क्या कहा आपको, प्रीपेड रेंट, उसका मीनिंग भी समझाया। नहीं तो दोबारा से रिवाइंड करके सुनो। आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, किसी से मुझे रेंट मिलने वाला था, नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मुझे किसी से इंटरेस्ट मिलने वाला था, नहीं मिला। ये सारे करंट एसेट्स हैं। स्टॉक, जो मेरे गोडाउन पे गुड्स पड़ा हुआ है, ये क्या है, मेरा करंट एसेट्स है। एक जगह लिख दूँ सबको, लिख दो भाई, डेटर्स हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, एक्सेट्रा। याद कर लो, ठीक है सर। तो आइए जी बच्चे, इसके बाद मुझे क्या बताने के लिए बच गया है, एसेट्स के बारे में। तो मैंने क्या कहा, एसेट्स का मीनिंग तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन एसेट्स में मुझे क्या समझाना था, एसेट्स के फर्दर 2 पार्ट है इसके, कौन कौन से, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बहुत जल्दी समझ लो, बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। टेंजिबल एसेट्स वो है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको कभी कभार हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे देखो, बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग को हम टच नहीं कर सकते, बिल्डिंग को हम फील भी कर सकते हैं, उसमें राबता भी है। लेकिन बिल्डिंग के साथ एक खास बात है कि उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर हम रिप्लेस करेंगे ना तो टूट जाएगा। लेकिन बिल्डिंग को देख तो सकते हैं, नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग को देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बिल्डिंग में रह भी सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग क्या हो गया आपका, टेंजिबल एसेट्स। और देख लो, फर्नीचर, फर्नीचर को भी देख सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये सारे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब ही होता है जिसका एक शेप हो, जिसका एक साइज हो। आप गूगल जाना, आप डिक्शनरी जाना, टेंजिबल का मीनिंग ढूंढना, ऐसा एसेट जिसका शेप हो। मेरा लैपटॉप है, टेंजिबल एसेट्स। फैन है, टेंजिबल एसेट्स है। एसी है, टेंजिबल एसेट्स है। ये सारे टेंजिबल एसेट्स। मशीनरी में लिख देता हूँ एक वर्ड, ये सारे क्या हो गए, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, आपको वो दिखेंगे नहीं, उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो।
which can be what, which can be only felt, valued, but cannot be seen by naked eye. Can't be seen by naked eye. अपने आप खुली आंखों से उसको देख भी नहीं सकते हो। तो ये आपका हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे सर एग्जांपल दो, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल देने से घबराता हूँ क्योंकि अभी आप इतनी बातें समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक होता है गुडविल, ये मैं जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि अकाउंटेंसी में जब भी पढ़ेंगे आप गुडविल शब्द हमेशा आएगा, कई बार आएगा। देखना जब आप आगे आने वाली 10-15 क्लासेस में आओगे ना, तो फिर आपको हंसी आएगी, आपने सर सही कहा था, गुडविल हमेशा आता है। गुडविल, गुडविल क्या मतलब हुआ? गुडविल को बोलते हैं रेपुटेशन। अगर मान लो किसी दुकान पे आप सामान खरीदने के लिए बार बार जाते हो, कोई मोबाइल आप बार बार यूज़ करते हो, कोई लैपटॉप आप बार बार खरीदते हो, इसका मतलब उस कंपनी की क्या गुडविल है, उसकी साख है, उसकी रेपुटेशन है, उसको क्या बोलते हैं हम? गुडविल बोलते हैं। और क्या हो सकता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, एक्सेट्रा। फ्रेंचाइजी भी होता है लेकिन लिख लेना खुद से आप। तो गुडविल का मतलब समझ गए, किसी बंदे की साख, रेपुटेशन। कॉपीराइट, कोई भी ऑथर्स अगर बुक लिखता है तो उस बुक को आप अपनी मर्जी से पब्लिश नहीं कर सकते, उनके पास राइट होता है पब्लिशर के पास, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। ट्रेडमार्क, हर बिजनेस की अपनी एक मोहर होती है, ट्रेडमार्क होती है, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट्स, कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज़ बनाया हुआ है, तो उस विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट से ही आप परचेज कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। किसी का भी कोई फॉर्मूला है, किसी भी कंपनी ने कोई तरीका बनाया, कोई ईजाद किया है, तो उससे दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसको क्या करना पड़ता है? उसको पेटेंट्स करवाने पड़ते हैं। एक तरह से ये एसेट्स है। मुझे आगे आने वाले क्लासेस से मौका मिलेगा, जैसे कि अगले क्लासेस में मौका मिलेगा, तो मैं देखते हो ना, जब भी मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो 2-3 मिनट तो मैं पहले का रिपीट करता हूँ, तो इस प्रॉमिस के साथ कि जब मैं अगली क्लास में बात करूँगा तो यहीं से रिपीट करूँगा, गुडविल से, कॉपीराइट से, ट्रेडमार्क से, पेटेंट से, यहीं से रिपीट करूँगा, आपको याद करवा दूंगा, चिंता नहीं करना आपको। लेकिन इसके आगे और भी बहुत सारे टर्म्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्लास कुछ लेंदी हो गया है, तो आज डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आज कहाँ तक डिस्कस कर लिया आपको? ये टेंजिबल डिस्कस किया आपसे, इनटेंजिबल डिस्कस किया आपसे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, और फिक्टिशियस भी आपको बताएंगे अगली क्लास में, यहीं से स्टार्ट करेंगे, मुझे पूरा याद रहेगा। और फिर उसके बाद बचेगा क्या मेरे लिए? एक्सपेंडिचर समझाना, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो समझा ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए इंतजार करो, बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स लेकर और भी आएंगे आपको इस चैप्टर में, और भी बहुत बातें समझाएंगे, तब तक इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।